हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है कि साबुन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है और साबुनीकरण का परिभाषा क्या होता है, इनका एग्जाम्पल क्या होता है और साबुन का सूत्र क्या होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है भैया कि साबुन कहते किसे हैं। तो यहाँ पर भले ही हमने साबुन का परिभाषा लिख दिया है, परंतु अभी आपको परिभाषा देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या बताया जाता है कि जितने भी अधिक अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे लिखा गया है कि अधिक अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी अधिक अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो भी पोटेशियम लवण हो या सोडियम लवण हो, तो उन सभी को हम साबुन कहते हैं। समझ में आया। मतलब जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, इसके जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो पोटेशियम या सोडियम लवण है, पोटेशियम मतलब कार्बोक्सिलिक अम्लों के पोटेशियम लवण या सोडियम लवण है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं भैया, उन्हें हम साबुन कहते हैं। ठीक है। मतलब इसमें यह समझने वाली बात है कि जितने भी मतलब अधिक अणुभार वाले होने चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो हम यही करें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब अधिक अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। समझ में आया ना। मतलब लवण को ही हम साबुन कहते हैं, ये तो बात हमने जाना, परंतु लवण कैसे होना चाहिए, सोडियम या पोटेशियम का होना चाहिए। और किस प्रकार का, तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा वो अधिक अणुभार वाले होने चाहिए। तो यही कुल मिलाकर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अधिक अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे इसका डेफिनेशन। तो अब आते हैं हम कि साबुन का सूत्र क्या होता है। तो अब आते हैं कि साबुन का सबसे पहले कि सूत्र जान ले कि साबुन का सूत्र होता क्या है आखिर। ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं साबुन का सूत्र, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सूत्र। तो सबसे पहला ये पॉइंट्स आता है कि साबुन का सूत्र, तो यहां पे याद रखेंगे RCOONA, ये साबुन का सूत्र है RCONA, या इसके जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं RCOOK। ठीक है। या तो सोडियम लिखे या पोटेशियम लिखे। यहाँ पे लिखा गया है सोडियम या पोटेशियम लवण होने चाहिए, तो ये सोडियम है, यहाँ पर पोटेशियम है। आर क्या है, जो क्या होते हैं एल्किल या एल्काइल समूह है। ठीक है। जैसे कि CH3 हो गया, C2H5 हो गया, इस प्रकार का ये समूह है। ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ये है सबसे पहला कि साबुन का ये सूत्र होता है। अब आते हैं कि भैया साबुन का कुछ एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण। तो यदि हम इसके उदाहरण पे बात करें, इसके एग्जाम्पल पे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है कि जो C70H35 COO के, ठीक है, ये एक हो गया। और दूसरा एक और होता है कि C70H35 COONA, ये दो आपके साबुन का सूत्र है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 70H35 है, यही क्या है, ये इतना ही R है, देख रहे हैं ना, ये R है। ठीक है। और COONA है तो CON लिखें या K लिखें, दोनों बात एक ही है। ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स आता है, यहाँ पे दोनों में ये क्या है, R है। ठीक है। ये R का ही एग्जाम्पल है, आपको समझाएंगे। ठीक है। अब आता है कि भैया इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मृदु साबुन। ठीक है। ये क्या है, मृदु साबुन है, ये है कठोर साबुन।
ठीक है। तो इन दोनों का आपको नाम भी याद रखना है कि ये कठोर क्या है, मृदु साबुन है और ये कठोर साबुन है। ये दो एग्जाम्पल है और ये क्या है, साबुन का सूत्र है। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर पे ये क्या है, दोनों एग्जाम्पल है। तो आशा करते हैं कि सबसे पहले तो आपको साबुन का परिभाषा, इसका सूत्र और इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो आप क्या इसका डेफिनेशन क्या कर सकते हैं साबुन का, कि अधिक अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के पोटेशियम तथा सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे इसका परिभाषा। अब आते हैं भैया कि साबुनीकरण क्या होता है, क्योंकि साबुनीकरण भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाता है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है। आप यदि इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब तेल अथवा वसा, मतलब तेल लीजिए या वसा लीजिए, को क्षार के साथ क्रिया कराया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। मतलब क्या कहा गया कि जब कोई तेल ले लिया जाए, समझिएगा, तेल या तेल की जगह पर आप वसा ले लेते हैं। ठीक है, जब तेल और वसा को हम क्या करते हैं, किसी क्षार से क्रिया कराते हैं। जब तेल या वसा को किसी क्षार से क्रिया कराते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। ठीक है, तो साबुन का जब निर्माण होगा तो इस प्रक्रिया को ही हम साबुनीकरण कहते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जब तेल अथवा वसा को जब तेल या वसा को क्षार से क्रिया कराया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप यहां से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं से याद कीजिए। आप क्या कहेंगे कि जब तेल या वसा को क्षार से क्रिया कराया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार आपको समझकर याद करना है। तो ये तो हो गया आपका साबुन, परंतु साबुन का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस प्रकार साबुन बनता है, इसका यदि हम स्ट्रक्चर निकालें तो कैसे होगा। देखिए साबुन कैसे बनता है। यदि मैं साबुन का स्ट्रक्चर में बताऊं, ये थोड़ा सा चल नहीं रहा है, मैं इस कलर का यूज कर लेता हूं। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले तो जब आप वसीय अम्ल का एस्टर लेते हैं, जब आप वसीय अम्ल का एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या इसके साथ क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। मतलब जब वसीय अम्लों के एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तब हमें साबुन का निर्माण होता है। ठीक है, साबुन का निर्माण होता है और इसके साथ साथ ग्लिसरीन का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि जब वसीय अम्लों के एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया जाता है तभी आकर साबुन का निर्माण होता है और उसके साथ साथ ग्लिसरीन का भी निर्माण होता है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, इस प्रकार ये तो बनता है। परंतु यदि इसके एग्जाम्पल पे बात करें, ठीक है, इस पर कुछ बेस्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो मैं इस कलर से एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। सबसे पहले वसीय अम्लों के एस्टर लेते हैं तो CH2COO R ले लेते हैं और फिर से CHCOOR CH2COOR। ठीक है, ये वसीय अम्लों के क्या है, एस्टर है। यहाँ पे हमने ले लिया, इसको हम करा देते हैं, आप किसी से भी करा सकते हैं। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, वसीय अम्लों के एस्टर हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ से हमें, ध्यान दीजिएगा, ये इतना पार्ट्स इसमें से क्या होता है, निकलता है। ठीक है, ये क्या होता है, इतना निकलेगा। अब वो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये Na, देखिए अब यहाँ पे ये सभी इतना निकलेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, RCOO हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 मात्रा में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मात्रा में इधर हो जाएगा RCOONA। ठीक है, ये आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा, RCOONA। और 3 मात्रा में, 1 2 3 मात्रा में है तो हमने 3 लिख दिया है आगे। तो ये आपका बन गया। उसके बाद यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, C2HCH और CH2 और यहाँ पे OH है तो यहाँ पे ये बन जाएंगे तो CH2, फिर से क्या बचा, CH, फिर से CH2 और OH बचा। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ OH, इसके साथ OH, इसके साथ OH।
ठीक है। अब समीकरण को आप संतुलित कर सकते हैं, इधर आप 3 कर देंगे तो समीकरण आपका संतुलित हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए क्या हमने लिखा है, ये वसीय अम्लों के एस्टर हैं और इसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया गया है तो यहाँ से RCOO निकल गया है, तो यहाँ पे RCOO हमने लिख दिया है और प्लस यहाँ पे जो CH2CH और CH2 है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या है OH हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराकर यहाँ पे ये निकल गया है। तो इसको तो आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये वसीय अम्लों के एस्टर हैं और ये जो है यही है आपका साबुन, ये है क्या आपका साबुन। ठीक है, आपको दिखाई शायद इस कलर से मैं लिख दे रहा हूं, ये है साबुन। ठीक है, ये क्या है ग्लिसरीन है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया है सबसे पहला। आप अगर एक और एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसी पर आप क्या ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। और जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब मान लेते हैं, अगर मैं यहीं पे एग्जाम्पल बताऊं तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब यहाँ पे आप ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं तो केवल आपका क्या इधर क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तो आपका साबुन है क्योंकि हमने सूत्र ही यहाँ पे बताया था कि ये दोनों इसके सूत्र होते हैं। तो आशा करते हैं कि साबुन और साबुनीकरण इन दोनों का परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तब जाकर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या अदर कोई भी क्लास हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले, हमें वहां से जाकर अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। तो आपके सुविधा के लिए या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से पढ़ाई कर लीजिए, या आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। और केवल आपको मान लेते हैं क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है तो आप लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक और मैसेज कर देना है। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर 1 पार्ट 1 करके ऐसे करके आप अपने सिलेबस को पढ़ सकते हैं और वहां से अपने पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय